हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित जितने भी सिविल सर्विसेज या जितने भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम हैं, वन लीनियर में आपको 5000 प्रश्न मिलेंगे। किसके? इतिहास के, जिसमें शुरू में प्राचीन से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन हो जाएगा यानी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। मतलब वन लीनियर है, एनसीईआरटी पर आधारित है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो ओके दोस्तों, चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। दोस्त, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, प्रश्न है, वह युग जो पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे किस नाम से जाने जाता था? पाषाण युग उसे कहते थे। वह युग जो पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे जिस युग में, उसे क्या कहते थे? पाषाण युग। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण युग के 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ओके, उसके बाद है पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? पूरा पाषाण के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो ये शिकार और फल संग्रह करना। ओके, पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो ये आग था। पूरा पाषाण के युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो ये आग था। आगे देखते हैं, आगे है पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो ये क्या था दोस्त? कुल्हाड़ी था। ओके, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। पूरा पाषाण मानव ने अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो ये कठोर पत्थर से बनाते थे। पूरा पाषाण में मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? ये कठोर पत्थर से बनाते थे। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है? तो पशुओं का। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ था? पशुओं का। देखिए, याद करने का ट्रिक बताते हैं। आप लीड लगा लीजिए और वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा ना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, मास्टर वीडियो है, तो अब लीड लगा कर, कोई भी अगर हॉस्टल में रहते हैं चाहे घर पर हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, लीड लगा कर चालू कर दीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट करूँगा, ठीक है। अगला है, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना जाता है? तो ये 4000 वर्षों से 2000 वर्षों के ईसा पूर्व। ओके, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना जाता है? तो 4000 वर्षों से 2000 ईसा पूर्व के बीच। उसके बाद है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या मतलब है? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या मतलब है? ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आगे है कि पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो ये पहिया एवं या चक्र। पशुपालन या कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहिया या चक्र। किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो ये नवपाषाण युग। किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? नवपाषाण युग। उसके बाद है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो नवपाषाण युग में। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो नवपाषाण युग में। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन या अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो नवपाषाण युग से। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मनुष्य ने कपास व ऊन कातने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो नवपाषाण युग में। मनुष्य ने कपास व ऊन कातने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो नवपाषाण युग में। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो ये मध्य पाषाण युग। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी? तो ये मध्य पाषाण युग में। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? तो गेहूँ और जौ। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की थी? तो ये गेहूँ और जौ। आदि मानव सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो ये कुत्ता हो जाएगा। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो ये कुत्ता। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये भीमबेटिका से। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भीमबेटिका से। भीमबेटिका कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? तो आर्कियोलॉजी कहलाते हैं। प्रागैतिहासिक अवशेषों का जो अध्ययन करने वाले होते हैं उन्हें आर्कियोलॉजी कहते हैं। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तो ये तांबा। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तांबा। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 2000 ताम्रप्रशानकालीन बस्तियों का पता चला है? तो महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 2000 ताम्रप्रशानकालीन बस्तियों का पता चला है? तो महाराष्ट्र में। भारत का अब तक सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया? तो ये गुंगेरिया में पाया गया, मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत का अब तक सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया? तो गुंगेरिया। गुंगेरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। ताम्रप्रशानिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रकन हुआ है? तो पशुओं का। ताम्रप्रशानिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रकन हुआ है? तो ये पशुओं का हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि ताम्रप्रशान युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? कांसा ने दिया। ताम्रप्रशान युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? कांसा ने दिया। संभवतः ताम्रप्रशान काल में पूजनीय पशु कौन था? तो ये सांड था। सांड बोलते हैं। ओके, ताम्रप्रशान काल में पूजनीय पशु कौन था? सांड था। आगे है रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ओके, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किन के उत्खनन से हुआ? तो 1920 से 21 मतलब 20-21 भी कहीं 21 दिया रहेगा, कहीं 20, तो उससे घबराना नहीं है। ओके, दयाराम साहनी ने किया था और जॉन मार्शल ने। ओके, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो ये हड़प्पा में पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो ये हड़प्पा में पाए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित है? तो ये आयताकार। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित है? तो आयताकार। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था कौन? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल कौन है? तो ये आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है? तो सूतका गैंडोर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है? तो ये सूतका गैंडोर। सूतका गैंडोर कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान। अगला प्रश्न है सूतका गैंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दासत नदी के किनारे है। सूतका गैंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दासत नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये शहरी व व्यापारिक थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? तो नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? तो ये नगर योजना। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार ऊंची ईंटों द्वारा निर्मित भवनों का साक्ष्य मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवनों का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़कों की ओर खुलती है उन्हें लोथल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़कों की ओर खुलती है उस जगह का क्या नाम है? लोथल कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नानगार है और सबसे पुरास्थल पूछ रहा है तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो ये धौलावीरा। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा से। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के
अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित और खूबसूरत नगर माना गया है? तो धौलावीरा। कौन सा माना गया है? तो धौलावीरा को खूबसूरत नगर माना गया है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था? तो ये शिल्पकारी था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था? शिल्पकारी था। किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? तो लोथल व चनहोदरों से। किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? तो लोथल व चनहोदरों से। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी का प्रमाण मिला है? तो ये लोथल से। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी का प्रमाण मिला है? तो लोथल से। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? दशमलव प्रणाली। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव प्रणाली। हड़प्पा में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2:16 के अनुपात में थी। हड़प्पा में माप की इकाई किस अनुपात में थी? 2:16 के अनुपात में। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो कपास। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? कपास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूँ और जौ। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूँ और जौ। किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूँ और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से। किन हड़प्पा पुरास्थल से विशेष प्रकार के गेहूँ और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से। किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल व रंगपुर से। किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल व रंगपुर से। किस हड़प्पा से तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं? तो बनावली से। बनावली कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं? तो बनावली से, याद रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? तो मुहरे हैं। हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ें सर्वोत्तम है? तो मुहरे हैं। हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ें सर्वोत्तम है? तो मुहरे। कांसा की बनी एक नचनिया, जिसे नर्तकी भी बोलते हैं, तो नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ओके, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांशतः किन की है? तो नारी की। नारी मतलब औरत। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांशतः किन की हैं? तो ये नारी की हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है? तो मुहरों से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किससे मिलती है? तो ये मुहरों से मिलती है। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो भावचित्रात्मक। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो भावचित्रात्मक। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला है कि हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो ये 1853 में। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो 1853 में। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो 1923 में। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो 1923 में। सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, फिर बाईं से दाईं ओर। सिंधु लिपि किस ओर से लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं। समझ रहे हैं ना? दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं, समझने का खेल है। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृदेवी। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो ये मातृदेवी की। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृदेवी की। किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ, जिसे हवन कुंड या अग्नि कुंड कहते हैं, वेदियाँ प्राप्त हुई? तो ये हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। क्या बोलेंगे? किन हड़प्पा पुरास्थलों से जैसे यज्ञ कुंड किया जाता है, हवन कुंड, अग्नि कुंड, उसे वहाँ से प्राप्त हुआ है ऐसा। तो कौन सा जगह है वो? हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आदि रूप या पशुपति रूप को चित्रित किया गया है? तो मोहनजोदड़ो। ओके, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आदि के रूप में पशुपति रूप में चित्रित किया गया है? तो मोहनजोदड़ो को। ओके, हड़प्पा वासियों का पवित्र वृक्ष क्या था? तो पीपल था। हड़प्पा वासियों का पवित्र वृक्ष क्या था? पीपल था। पीपल 24 आवर ऑक्सीजन देते हैं। हड़प्पा वासी
किस पशु की सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो ये कुबर सांड को। कुबर सांड जो नहीं होते थे, आज से 7-8 साल पहले लोग आते थे गांव में लेकर और उसे भिक्षा के रूप में मांगते थे। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की यानी पुजारी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। उसके बाद है हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो यह मातृसत्तात्मक। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो यह मातृसत्तात्मक था। भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंग को माना जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंग को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो ये रोपर की गई थी। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो ये रोपर की गई थी। ओके। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए? तो ये गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए? तो ये गुजरात में खोजे गए। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन है? तो धौलावीरा हो जाएगा। ओके, धौलावीरा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल धौलावीरा है। किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला कहा जाता है या सिंध का नखिलस्तान के उपनाम से भी जाना जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो। फिर से सुनिए, किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला या सिंध का नखिलस्तान कहा जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो को। ओके। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युग। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो ये लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो ये लोथल को कहा जाता है। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो ये लोथल को कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो सर जॉन मार्शल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑन लिनियर एनसीईआरटी पर आधारित है। 6 to 12 क्लास का जितना ऑब्जेक्टिव है मैं सब लेकर आया हूँ। तो आपको 6 to 12 एनसीईआरटी का जितना फैक्ट ऑब्जेक्टिव है सब यहाँ पर मिल जाएंगे। पूरा मिलेंगे एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये आपके मतलब सभी एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो अच्छा से पढ़िए, आप 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद विद्वानों ने वैदिक कला का विभाजन कितने भागों में किया गया है? यह कौन कौन? तो देखिए, विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया। उसके बाद ऋंग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल 2 भागों में किए हैं। तो ऋंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋंग वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो ऋंग वैदिक काल कहा जाता है। जिस काल में ऋंग वेद की रचना हुई उसे ऋंग वैदिक काल कहा जाता है। कब से कब तक काल को ऋंग वैदिक काल माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईस्वी के बीच। कब से कब तक के काल को ऋंग वैदिक काल माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईस्वी के बीच। ओके। अगला प्रश्न है, जिस काल में ऋंग वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जिस काल में ऋंग वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर वैदिक काल। कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? तो 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व। कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? तो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच। ओके। चलिए अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं कि वैदिक कालीन भारत के किस निवासियों को कहा जाता है? तो आर्यों को कहते हैं। कहने का मतलब है वैदिक काल में जो निवासी थे वो कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, उनको क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता है। आर्यों के मूल निवासी संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास, तो मध्य एशिया भी बताया मैंने, बैक्ट्रिया भी उन्हें कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न में दे देगा बैक्ट्रिया, तो घबराना नहीं है, बैक्ट्रिया मारेंगे। ओके। आर्यों के मूल निवासी संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा किया गया? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर के द्वारा। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा किया गया? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर के द्वारा। आर्य
शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ये ऋग्वेद से मिलती है। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ये ऋग्वेद। ओके, उसके बाद आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो श्रेष्ठ या उच्च वंश। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो श्रेष्ठ या उच्च वंश। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आर्यों की भाषा। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? तो ये संस्कृत थी। भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते थे? तो इंडो आर्य। भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते थे? तो इंडो आर्य। ओके, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ से बसे? तो ये पंजाब में। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब में बसे। वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो विभाजित था कौन कौन? तो देखिए, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। प्रारंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो व्यवसाय के आधार पर, कर्म के आधार पर। ओके, कर्म के आधार पर पहले वंश का निर्धारण होता था। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा? तो जन्म में। देख लिए, उत्तर वैदिक काल से मतलब आप जिस कुल में जन्म लेंगे आपका जात निर्धारण कर दिया जाएगा। तो ये सब उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गया। ओके, पहले जाति का जो टाइटल वगैरह आज के युग में आप लगा रहे हैं वो सब पहले नहीं था। यानी एक परिवार में चार एक राजा है, उसके 4 पुत्र हैं, तो कर्म के आधार पर 4 उसमें सदस्य होते थे कास्ट के। ओके, चलिए, वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/16। वैदिक काल में आय का कर कितना रूप में लिया जाता था? तो 1/16। ओके, उसके बाद वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली पर चली थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। ओके, वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली पर चली थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ऋग्वेद में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। ओके, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो ये प्रजापति थे। ओके, प्रजापति थे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो ये यज्ञ था। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो यज्ञ था। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो वेकनॉट कहा जाता था। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो ये वेकनॉट कहा जाता था। वैदिक काल में राजनीतिक शक्तियाँ बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यह क्या था? उसका क्या नाम था? तो ये अश्वमेध था। ओके, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ था। वैदिक काल में सौर प्रदर्शन और मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ क्या था? तो वाजपेयी यज्ञ था। मनोरंजन के साथ जो यज्ञ किया जाता था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 16 थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 थी। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजन पदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय में। किस ग्रंथ में? देख लिए, क्वेश्चन घुमा दिया है और इसी तरह का क्वेश्चन प्रश्न में पूछे जाएंगे, आप फंस सकते हैं। ओके, क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन उसका भाषा का परिवर्तन कर दिया है। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजन पदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय में। मगध के प्राचीन ज्ञात राजवंश का क्या नाम था? तो बृहद्रथ था। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का क्या नाम था? बृहद्रथ था। मगध में सर्वप्रथम किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो बृहद्रथ ने की। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो बृहद्रथ ने की। ओके, महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो ये बृहद्रथ का था। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो ये बृहद्रथ का था। हरेक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। हरेक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 545 ईसा पूर्व। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 545 ईसा पूर्व। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगृह को। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगृह को।
बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशल देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? तो ये प्रसेनजीत। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशल देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? तो ये प्रसेनजीत। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा क्या कहलाता है? जीवक नाम था उनका। बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य महात्मा बुद्ध की सेवा में जिसे भेजा था उसको जीवक बोला गया। ओके, जीवक नाम था उसका। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग जिसे पीलिया कहते हैं पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजा वैद्य जीवक को भेजा गया था वो अवंती शासक प्रदोत था। ओके, प्रदोत था। 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो अजात शत्रु। 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? अजात शत्रु। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो ये कोनिक था। ठीक है दोस्त, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो कोनिक था। ओके, अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न देखिए। 461 ईसा पूर्व में कौन अजात शत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? तो उदयन बैठा। ओके, 461 ईसा पूर्व में कौन अजात शत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? उदयन बैठा। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो ये पाटलिपुत्र में किया। प्रश्न पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत आता है बीपीएससी में। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो ये पाटलिपुत्र में। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? तो अवंती का मगध में विलय। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? अवंती का मगध में विलय होना। ओके, उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना क्या नाम था? नागदशक। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना उसको नागदशक कहा गया। ओके, नागदशक था वो। अगला है 412 ईसा पूर्व में किसने हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो ये शिशुनाग ने। ओके, 412 ईसा पूर्व में किसने हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हटाकर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो शिशुनाग ने। ओके, नागदशक का यह मंत्री था। ओके, शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ पर बनाया? तो ये वैशाली में बनाया था। ओके, शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ पर बनाया? वैशाली में बनाया। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना उसे क्या कहते हैं? कालासेक कहते हैं। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना उसका क्या नाम था? कालासेक। ओके, कालासेक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित किया? तो ये पाटलिपुत्र में। कालासेक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित किया? तो ये पाटलिपुत्र में। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो ये नंदीवर्धन को माना जाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो नंदीवर्धन को माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महापद्म नंद को माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महापद्म नंद को। महापद्म नंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन कौन थे? महापद्म नंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन कौन थे? तो कुरु, पंचाल, मिथिला, कलिंग। कुरु, पंचाल, मिथिला, कलिंग। ओके, नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो ये घानानंद हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो ये घानानंद हुआ। ओके, घानानंद। उसके बाद घानानंद के शासन काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ? तो सिकंदर का। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एसएससी और रेलवे एनटीपीसी में। घानानंद के शासक, आप प्रीवियस ईयर का उठाकर देख लीजिएगा। घानानंद के शासक काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ? तो सिकंदर। ओके, उसके बाद घानानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। घानानंद को किसने पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ओके, अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई थी तथा किस विजय से इसका अंत हुआ? तो अंगकलिंग। ओके, अंगकलिंग। उसके बाद है मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई थी? तो अंगकलिंग से। ओके,
मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था? तो ये शिशुनाग वंश था। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था? तो ये शिशुनाग वंश था। ओके, शिशुनाग वंश। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा है? तो सोन और गंगा। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा है? तो सोन और गंगा। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? तो ये पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? तो ये पाटलिपुत्र। ओके, राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बिंबिसार ने। राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया? तो ये महापद्म नंद ने। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया? महापद्म नंद ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो तक्षशिला से। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो ये तक्षशिला से ली थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? वह किसका पुत्र था? 356 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था। 356 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था। उसके फिलिप द्वितीय का पुत्र था वो। फिलिप द्वितीय का सिकंदर पुत्र था। फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? मकदुनिया का। फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? मकदुनिया का। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्षों की अल्पवायु में सिकंदर महान मकदुनिया का शासक बना? तो 20 वर्ष में। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्षों की अल्पायु में सिकंदर महान मकदुनिया का शासक बना? तो 20 वर्ष में। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? तो 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? तो 326 ईसा पूर्व। ओके, सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? उस समय वह कहाँ के शासक थे? तो पुरु और पोरस। ओके, सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था और उस समय वह कहाँ का शासक था? पुरु और पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पिज का युद्ध। पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पिज का युद्ध। ओके, हाइडेस्पिज का भारतीय नाम क्या है? तो बितिस्ता या झेलम नदी भी बोलते हैं। झेलम नदी को बितिस्ता भी बोलते हैं या हाइडेस्पिज बोलते हैं। ओके, सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंपकर वापस यूनान के लिए चला गया? तो सेल्यूकस को। ओके, सिकंदर अपने द्वारा जीता हुआ भारतीय प्रदेश को अपने सेनापति सेल्यूकस को सौंपकर वापस चला गया। ओके, सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज किसे प्राप्त हुआ? तो सेल्यूकस निकेटर को। बेबीलोन का राज किसे प्राप्त हुआ? तो सेल्यूकस निकेटर को। अगला प्रश्न देखिए। अगला है सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो एरियन है। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक एरियन है। ओके, अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरेकोसियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर का स्थापना किसने किया? तो सिकंदर ने किया। अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर ने की। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसके लेखक कौन है? तो इंडिका और मेगास्थनीज थे। ओके, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है। इसमें पाटलिपुत्र के बारे में, अशोक, चंद्रगुप्त, ये सब जानकारी मिलता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिंपल है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? उसके माता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी में हुआ था और मूरा उसके माता जी का नाम था। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो तक्षशिला में की, अभी पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो तक्षशिला से। तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने विशाल सेना तैयार किया? तो आचार्य चाणक्य थे। ओके, तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे? तो चाणक्य थे। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो यह मगध के विरुद्ध था। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान मगध के विरुद्ध था। ओके, राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया? देखिए, राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान पंजाब व सिंध के विरुद्ध था और इस अभियान में उसने यूनानियों को क्या किया? पराजित कर दिया।
ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? तो ये घनानंद। किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी बना दिया घनानंद ने। ओके, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया? तो चाणक्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया? चाणक्य ने किया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? तो मेगास्थनीज को। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत बनाया? तो मेगास्थनीज को। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण। लेकिन बाद में वो जैन धर्म स्वीकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? तो देखिए दिया है जैन धर्म। ओके, उसके बाद है श्रावण बेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण से हुई? तो 258 ईस्वी में उपवास के वजह से। ओके, अपना प्राण त्याग दिया। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 298 ईसा पूर्व। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो ये भद्रसार कहा गया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है वायु पुराण में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अमित्रघात की। ओके, अमित्रघात की उपाधि धारण की। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अमित्रघात। अमित्रघात शब्द का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? तो सिंह सेन। ओके, जैन ग्रंथ बिंदुसार को सिंह सेन कहते हैं। बिंदुसार के राज दरबार में आने वाले मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फ किसका राजदूत था? तो डायनोसियस का। ओके, बिंदुसार के राज दरबार में डायनोसियस आया था। बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया का सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो डायमेकस था। ओके, बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो डायमेकस था। बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों को मांग की थी? तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, दार्शनिक। क्या क्या मांगा था? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बिंदुसार प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण। बाद में उसे किस धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म को। ओके, बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीविक संप्रदाय का। बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये आजीविक संप्रदाय का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक बना। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक बना। अशोकादि सम्राट एक सीरियल भी है, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बौद्ध धर्म के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो अवंती उज्जैन में पड़ती है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? अवंती। ओके, उज्जैन में पड़ता है। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो देवनाम प्रिय। मौर्य समाज की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोकवर्धन। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अशोक के कौन से शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा में। प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी में बहुत पूछा जाता है। अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। अपने से लघु शिलालेख के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो ये पाली थी। अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो ये पाली थी। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया था? तो ये ब्राह्मी लिपि को। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया था? तो ये ब्राह्मी लिपि को। भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ? तो 261 ईसा पूर्व।
ओके, 8वें वर्ष में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिए? तो बौद्ध धर्म को। ओके, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने इतना मार काट हुआ, इतनी लाशें गिरी कि अशोक का माइंड कन्वर्ट हो गया और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? तो उपगुप्त था। ओके, मथुरा का रहने वाला था। ओके, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, वह मथुरा का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? तो ये बोध गया की। ओके, बोध गया की यात्रा की। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो ये तीसरी किया गया। कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो ये श्रीलंका में भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या थे? भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। ओके, अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। अशोक के शिलालेखों को क्या कहा गया? राज्यादेश या शासनादेश। अशोक के शिलालेखों को राज्यादेश या शासनादेश कहा गया है। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और ये कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई? तो 14 और 8। ओके, अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और ये कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है? तो 14 और 8। ओके, उसके बाद है अशोक के अधिकांश शिलालेखों व स्तंभ लेखों की भाषा व लिपि है। तो ये प्राकृतिक और ब्राह्मी है। ओके, अशोक के अधिकांश शिलालेख और स्तंभ लेख है, उनकी भाषा लिपि क्या है? तो देखिए, भाषा प्राकृतिक है और लिपि ब्राह्मी है। प्रश्न पूछता है कि अशोक की शिलालेख या स्तंभ लेख की भाषा क्या है? तो अब क्या बोलेंगे? प्रकृति। और अशोक के स्तंभ लेख की लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी मारना है। ओके, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? तो ये 8वां। ओके, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? तो 8वें। ओके, अशोक का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया था और इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है? तो 13वां। ओके, कौन सा अभिलेख? 13वां अभिलेख है, युद्ध का वर्णन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी, कब तथा किसके द्वारा? देखिए, अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम गिरनार शिलालेख की खोज हुई। अशोक के सबसे पहले गिरनार शिलालेख की खोज हुई और 1822 ईस्वी में हुई। कैप्टन लेटार्ड ने किया था। किसने किया था? 1822 में कैप्टन लेटार्ड ने गिरनार शिलालेख की खोज किया था। किसका है? तो ये अशोक की है। ओके, किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बोला है? तो भब्रू अभिलेख में। भब्रू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को राजा बोला है, भब्रू अभिलेख में। अशोक के गुहा लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 है। अशोक के गुहा लेखों की कुल संख्या कितनी है? 3 अभी बताया था मैंने। अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? तो बराबर। बराबर कहाँ पड़ता है? गया में। गया कहाँ है? बिहार में। ओके, अशोक के गुफा लेख कहाँ है? बराबर की गुफाओं में। ओके, गया में पड़ता है। अगला प्रश्न है, बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम क्या है? तो सुदामा, विश्वझोपड़ी, कर्णचोपर। ओके, बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम क्या है? सुदामा, विश्वझोपड़ी और कर्णचोपर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चाणक्य था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र तक्षशिला था। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत का विजय प्राप्त किया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम पूछेगा तो चंद्रगुप्त ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उदयन मारेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है?
तो ये विशाखा दत्त हैं। ओके, विशाखा दत्त। किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? तो इंडिका। किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? तो इंडिका। चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत में। चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? मेगास्थनीज का। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? अशोक। उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? अशोक की। ओके, अशोक की राजधानी उज्जैनी भी थी। अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो कुणाल को भेजा था। अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए कुणाल को भेजा था। अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्ठी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है, अर्थात जो दुतरफा शैली में लिखा गया है, उसे हम एरागुडी लघु शिलालेख कहते हैं। अशोक का एकमात्र अभिलेख यही है, एरागुडी लघु शिलालेख, जो ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी। ओके, सुभद्रांगी। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने। ओके, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कब तथा किसने करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की? तो 187 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने। ओके, इसने बौद्ध भिक्षुओं की जितनी मूर्तियाँ थी इसने नाश करवा दिया, तोड़ दिया। ओके, इसने 84,000 अशोक ने जो बौद्ध स्तूप बनवाए थे ये पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ दिया। यह एक ब्राह्मण था। ओके, शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी? प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्तियों को तोड़वाने वाला कौन सा वो ब्राह्मण था? तो पुष्यमित्र शुंग। ओके, शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी? शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। ओके, शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो ये विदिशा में। ओके, विदिशा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो ये विदिशा। विदिशा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र के शासनकाल में कोई लोग मिस्टेक से मूत्र पढ़ देते हैं, तो वो नहीं पढ़ना है। थोड़ा मतलब यहाँ पर देखिए जुबान मिस्टेक हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो लोग फनी बनाने लगेंगे, आपका मजाक उड़ाने लगेंगे। पुष्यमित्र के शासनकाल में पहली बार किसके नेतृत्व में यूनानियों ने आक्रमण किया था? तो ये डेमेट्रियस को। ओके, डेमेट्रियस को। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ? तो मिनांडर उर्फ मिलिंद का। ओके, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ? तो मिनांडर। ओके, मिनांडर उर्फ मिलिंद भी बोलते हैं। पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? तो ये पतंजलि थे। ओके, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई? तो 148 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई? तो 148 ईसा पूर्व। ओके, पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अग्निमित्र। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अग्निमित्र। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है शुंग वंश का 10वां अंतिम राजा कौन था जिसे उसका अमात्य वसुदेव ने मार डाला? तो देवभूति था। ओके, देवभूति। शुंग वंश का 10वां अंतिम राजा कौन था जिसे उसके अमात्य वसुदेव ने मार डाला? देवभूति था। किसने कौरव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की? तो ये सिमुक ने की। ओके, किसने कौरव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन के वंश की स्थापना की? सिमुक ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया? तो ये वैदिक धर्म। ओके, पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया? तो वैदिक धर्म। ओके, उसके बाद है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो पुष्यमित्र शुंग को। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने व ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को। उसके बाद है शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राज्य भाषा घोषित किया? तो संस्कृत। ओके, शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा में प्रोत्साहन दिया? तो संस्कृत। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है
शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? तो ये विदिशा था। शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? तो विदिशा था। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्हें मनुस्मृति की रचना की मनु कहते हैं। ओके, पुष्यमित्र शुंग के पेरियार ललई सिंह यादव थे, तो मनुस्मृति को सबसे पहले 1921-22 में उन्होंने इसे जलाया था। ओके, क्योंकि बहुत से लोगों को जो मौलिक अधिकार थे उस पर ये हनन करता था। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य टीका लिखा गया है, तो पतंजलि। ओके, पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य या टीका लिखा गया उसे क्या कहते हैं? पतंजलि कहते हैं। किस ग्रंथ से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो मनुस्मृति से। ओके, शुंग काल की तो मनुस्मृति है, दूसरा कौन होगा भाई? उसने बौद्ध धर्म को आहत किया, अब बौद्ध धर्म के जितने मूर्तियाँ थे सबको तुड़वा डाला, गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध। ठीक है, चलिए, कौरव वंश की जानकारी के लिए दोनों एक ही हैं। कौरव वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो हर्षचरित। ओके, ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये प्रतिष्ठान थी। ओके, सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहनों की लिपि कहाँ थी? तो ये ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। ओके, गौतमीपुत्र सतकर्णी। सिंधुक व शिवटोक नाम से किस सातवाहन शासक को जाना गया? तो ये सिमुक था। ओके, सिमुक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सिंधु शिवटक नाम से किस सातवाहन वंश को जाना गया? तो सिमुक था। सातवाहन वंश का पहला शासक जिसने सतकर्णी की उपाधि धारण की, तो सतकर्णी प्रथम। ओके, सतकर्णी प्रथम ने सतकर्णी की उपाधि धारण की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस ग्रंथ में सातवाहनों को मलेच्छ कहा गया है? तो महाभारत को। ओके, किस ग्रंथ में सातवाहनों को मलेच्छ कहा गया है? तो महाभारत को। किस स्तूप के द्वारा सतकर्णी प्रथम का नाम उल्लेखित है? तो सांची स्तूप। ओके, किस स्तूप के द्वारा सतकर्णी प्रथम का नाम उल्लेखित है? तो सांची स्तूप। सिकंदर की मृत्यु के बाद बैक्ट्रिया व पार्थिया पर किसका अधिपत्य रहा? तो सेल्यूकस निकेटर का। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बैक्ट्रिया व पार्थिया पर किसका अधिपत्य रहा? तो सेल्यूकस निकेटर का। किस यवन शासक ने अजय की उपाधि धारण कर रखी थी? तो डेमेट्रियस। किस यवन शासक ने अजय की उपाधि धारण कर रखी थी? तो डेमेट्रियस। ओके, यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ? तो गांधार शैली का। यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में गांधार शैली का जन्म हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृति में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ प्राकृत भाषा में थे, याद रखेंगे। ओके, प्राकृत भाषा में थे सबसे लंबा लिखा गया लंबा अभिलेख। ओके, भारत में काव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदामन का अभिलेख। ओके, प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। भारत में काव्य रूप में लिखा गया रुद्रदामन का प्रथम जूनागढ़ का अभिलेख। ओके, याद रखेंगे। उसके बाद है कि किस शक क्षत्रप ने व किसकी देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किया गया? तो रुद्रदामन प्रथम। ओके, सुविशाख, रुद्रदामन प्रथम और सुविशाख। ओके, निर्माण किया गया। शकों के बाद भारत आने वाला जाति पहलव थे। ओके, शकों के बाद भारत आने वाले जाति पहलव थे। पहलवों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पार्थियाई या पार्थियन। ओके, पहलवों को अन्य किस नाम से जानते हैं? पार्थियाई या पार्थियन। पहलवों का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत सिक्के व शिलालेख हैं। पहलवों का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत सिक्के व शिलालेख हैं। ओके, पहलव कहाँ के मूल निवासी थे? तो ईरान के थे। पहलव कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये ईरान के थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पार्थियन साम्राज्य का अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ? तो कुषाण वंश। ओके, भारत में पार्थियन साम्राज्य का अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ? तो कुषाण वंश। ओके, ठीक है,
कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसिस। ओके, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसिस। कुजुल कडफिसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी तो अफगानिस्तान की युद्ध। ओके, कुजुल कडफिसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी अफगानिस्तान की। ओके, सिक्कों के आधार पर कुडुल को यानी कुडुल कडफिसिस को किस धर्म का अनुयायी माना गया? तो बौद्ध धर्म का। ओके, कुडुल कडफिसिस लिखा जाता है, कहीं कहीं यहाँ पर कुजुल लिखा है। ओके, एनसीईआरटी में कुडुल लिखा है। कुडुल कडफिसिस का उत्तराधिकारी कौन है? तो भीम कडफिसिस। ओके, कुडुल कडफिसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो भीम कडफिसिस। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भीम कडफिसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कनिष्क प्रथम। भीम कडफिसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम ने कब तथा किस नाम से नए संवत का प्रचलन किया? तो 78 ईसा पूर्व। ओके, कनिष्क प्रथम ने कब तथा किस नाम से एक नए संवत का प्रचलन किया? तो 78 ईसा पूर्व। ओके, शक संवत। कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पुरुषपुर। ओके, पेशावर में। कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पुरुषपुर। सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय कौन सा था? कश्मीर था। सम्राट कनिष्क प्रथम के प्रथम विजय कश्मीर था। सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो यह महायान बौद्ध धर्म बोला जाता है। सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो महायान बौद्ध धर्म का। ओके, उसके बाद कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो अश्वघोष ने। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो अश्वघोष ने। ओके, किसने किया? अश्वघोष ने। आगे देखते हैं, कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था? तो अश्वघोष था। ओके, कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था? अश्वघोष था। कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? नागार्जुन। ये प्रश्न पूछा जाता है। ओके, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले भी सापेक्षता E=mc² का किसने प्रतिपादन किया? यानी नागार्जुन। सापेक्षता का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, आप लोग आज पढ़ते हैं E=mc²। ओके, नागार्जुन ने अपनी किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो माध्यमिक सूत्र। ओके, नागार्जुन ने अपने किस पुस्तक में? तो माध्यमिक सूत्र में। ओके, कनिष्क प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना चतुर्थ बौद्ध संगति थी। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला व संस्कृति की दो महान केंद्र थे, तक्षशिला व मथुरा। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला व संस्कृति के दो महान केंद्र थे, तक्षशिला व मथुरा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? तो गांधार शैली व मथुरा कला का। ओके, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में काल के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? तो गांधार शैली और मथुरा शैली का। ओके, गांधार कला का मुख्य केंद्र क्या था? पेशावर था। गांधार कला का मुख्य केंद्र क्या था? पेशावर था। गांधार कला शैली का प्रधान विषय क्या है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र। गांधार शैली का प्रधान विषय क्या था? तो बुद्ध का जीवन चरित्र। गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण बामियान की बुद्ध मूर्ति। ओके, ये बामियान अफगानिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य कहाँ स्थित है? तो पेशावर में। कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य कहाँ स्थित है? तो पेशावर में। कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य पेशावर में स्थित है। ओके, पेशावर अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा। बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा गया? तो बुद्ध चरित्र को। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष के गुरु का क्या नाम था? वसुमित्र। अश्वघोष के गुरु का क्या नाम था? वसुमित्र। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा गया? तो महाभिसूत्र को। ओके, बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाभिभाष सूत्र को कहा गया। ओके, महाभिभाष सूत्र। आधुनिक चिकित्सक विज्ञान का पिता किसे कहा गया? चरक को। आधुनिक चिकित्सक विज्ञान का पिता चरक को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वस्तुकला में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वस्तुकला में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया? तो भीम कडफिसिस ने। ओके, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया? तो भीम कडफिसिस ने। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा की। ओके, महाराज की। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम।
घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? तो कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था। ओके। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त संवत चलाया? किस उपलक्ष्य में? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 में गुप्त संवत चलाया और अपने राजरोहण की स्मृति में। ओके, अपने राजरोहण की स्मृति में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? तो कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त के माता का नाम कुमार देवी। समुद्रगुप्त के पत्नी का क्या नाम था? दाता देवी। समुद्रगुप्त के पत्नी का क्या नाम था? दाता देवी। हालांकि ये सब पूछता नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है। समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? दाता देवी। किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन का व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है? तो प्रयाग प्रशस्ति। ये पूछता है किस शिलालेख में समुद्रगुप्त के जीवन या व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग व इलाहाबाद प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण किया? तो हरिसेन। ओके, हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन था? अम्रकार्दव। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति अम्रकार्दव। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महेंद्र द्वितीय। ओके, कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महेंद्र द्वितीय। कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? कार्तिकेय। कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? कार्तिकेय। कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना। ओके, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति आम्रकार्दव और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम। और यहाँ पूछ रहा है कुमारगुप्त प्रथम का, कन्फ्यूज नहीं होना है। द्वितीय का पूछेगा तो कुमारगुप्त प्रथम और प्रथम का पूछेगा तो स्कंदगुप्त। ओके, स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में से उसके हुनों के बीच हुए युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? तो भिटारी स्तंभ अभिलेख। ओके, भिटारी स्तंभ अभिलेख जिसे मलोच्य भी बोलते हैं, ये कहाँ है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस थोड़ा सा और रह गया है। इसको 3 खंड में हम विभाजित करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, नहीं तो वीडियो बहुत लंग हो जाएगा। हुनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये विक्रमादित्य। ओके, विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करवाया? सुदर्शन झील का। स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई? तो 467 ईसा पूर्व में। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई? 467 ईसा पूर्व में। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? पुरुगुप्त। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक। ओके, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक। ओके, उसके बाद है गुप्तकालीन शासक में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो ये ग्राम थी। ओके, ग्राम थी छोटी प्रशासनिक इकाई। उसके बाद है गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? तो ये भूमि कर था। गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर था। ओके, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो विष्णु था। गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त काल कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में कला के 2 प्रमुख केंद्र थे, मथुरा और सारनाथ। गुप्त काल में कला के 2 प्रमुख क्षेत्र थे, मथुरा और सारनाथ। गुप्त काल चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? अजंता एवं बाघ की गुफा। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? अजंता एवं बाघ की गुफा। ये कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई? तो स्वर्ण की। ओके, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई? तो स्वर्ण की। गुप्त काल की मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती है? तो सम्राटों की मनोवृत्ति।
गुप्त काल की मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती है? तो ये सम्राटों की मनोवृत्ति। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को। ओके, गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो गरुड़। ओके, समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी? गरुड़ की। ओके, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्कों को प्रचलित कराया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासकों में सर्वाधिक किसने शीशे के सिक्कों को प्रचलित कराया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या है दोस्तों? गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासक में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है मेहरौली का लौह स्तंभ। गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली के किस गुप्त शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली में पड़ता है, जो किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे। तो पाटलिपुत्र और उज्जैन। पाटलिपुत्र और उज्जैन। गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे, पाटलिपुत्र और उज्जैन। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला व नालंदा। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला व नालंदा। गुप्त काल को किस भाषा के साहित्य स्वर्ण का युग माना जाता है? संस्कृत। गुप्त काल को किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? तो संस्कृत। गुप्त काल को किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? तो संस्कृत। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे और उन्हें संस्कृत का विद्वान कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत का प्रारंभ किस गुप्त शासक ने कब किया? गुप्त शासक का प्रारंभ 319 से 20 में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया 319 से 20 में गुप्त शासक गुप्त संवत का प्रारंभ। संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है? मेघदूतम को। संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है? तो मेघदूतम को माना जाता है। वियोग श्रृंगार की अत्युत्कृष्ट रचना मेघदूतम के रचनाकार कौन है? कालिदास। मेघदूतम के रचनाकार कौन है? कालिदास। पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन तथा कथा जो साहित्य है हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र जिसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा थे। गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र जिसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है, तो ये विष्णु शर्मा है। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो अमरसिंह है। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो अमरसिंह है। ओके, गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो चंद्रगोमिन। चंद्र व्याकरण के रचनाकार चंद्रगोमिन है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है? तो आर्यभट्ट को। गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ आर्यभट्ट को माना जाता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी? तो आर्यभट्ट ने। ओके, सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिकोणमिति का आधारशिला आर्यभट्ट ने रखी। सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित के दशमलव सिद्धांत का परिचित कराया? आर्यभट्ट ने। सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित के दशमलव सिद्धांत का परिचित कराया? आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आर्यभट्ट को। भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आर्यभट्ट को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि नवीनतम कथा तथा निघंटु। ओके, निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है? तो धन्वंतरी। धन्वंतरी ने निघंटु लिखा है। ओके, निघंटु धन्वंतरी ने लिखा है। आगे देखते हैं कि
किस गुप्त शासक का कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं। किसको कविराज कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। कहाँ से गुप्तकालीन व्यापारिक निगमों में 274 मुहरें प्राप्त हुई हैं? तो वैशाली से। 274 मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? वैशाली से, गुप्तकालीन के। ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो कि एक प्रखंड शैव विद्वान था, वीरसेन नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति वीरसेन था। ओके। अगला है महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन 5 से 7 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नालंदा से। महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन 5 से 7 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति नालंदा से मिली है। नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो ये भर्तृहरि। ओके। श्रृंगार शतक भर्तृहरि की रचना है। गुप्त शासक का अंतिम प्रतापी शासक कौन है? तो स्कंदगुप्त। गुप्त शासक का अंतिम प्रतापी शासक कौन है? तो स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके। स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की? तो ये समुद्रगुप्त। ओके। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ की तथा अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की? तो समुद्रगुप्त। पुष्यभूति वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ की? तो पुष्यभूति थानेश्वर। ओके। पुष्यभूति वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ की? तो पुष्यभूति थानेश्वर। ओके। हर्षवर्धन कब तथा कितने वर्ष की आयु गद्दी पर बैठा? तो ये 606 ईस्वी में, 16 वर्ष की आयु में। ओके। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कनौज का संरक्षण बनने के बाद हर्षवर्धन को अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कनौज में। कनौज का संरक्षक बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कनौज में। हर्षवर्धन अपने समकालीन किस शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ? तो ये पुलकेशिन द्वितीय। ओके। पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई? तो 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाली चीनी यात्री कौन थी? तो ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग था। हर्ष संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 606 में। हर्ष संवत कब प्रारंभ हुआ? 606 में। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? शैव का। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? शैव का। हर्षवर्धन ने कब तथा कहाँ प्रथम धर्म सभा का आयोजन किया? तो फरवरी 643 ईस्वी में कनौज में। हर्षवर्धन ने फरवरी 643 कनौज में प्रथम धर्म सभा का आयोजन किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने किया। वातापी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन थे? जयसिंह। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह थे। वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। वातापी चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वातापी वर्तमान में भारत के किस राज्य तथा किस जिले में स्थित है? तो ये कर्नाटक बीजापुर में। ओके। जयसिंह के बाद वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय। जयसिंह के बाद वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय। ओके। वातापी के किस चालुक्य शासक को दक्षिणापतेश्वर कहा गया? तो ये पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के किस चालुक्य शासक को दक्षिणापतेश्वर कहा गया? तो ये पुलकेशिन द्वितीय को। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने कब तथा वातापी के किस चालुक्य शासक के शासनकाल में की गई? तो विष्णुवर्धन 615 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। विष्णुवर्धन के द्वारा। ओके। विष्णुवर्धन बोल रहा है वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो विष्णुवर्धन में की। कब की? तो 615 ईस्वी में। किस चालुक्य वंश के शासनकाल में की? तो पुलकेशिन द्वितीय के। ओके। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए। वेंगी का चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वेंगी। ओके। वेंगी चालुक्य की राजधानी वेंगी थी। वेंगी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन था। वेंगी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन था।
उत्तरकालीन पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तो सिंह विष्णु को माना गया है। उत्तरकालीन पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना गया है। पल्लव शासक सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव का था। पल्लव शासक सिंह विष्णु वैष्णव का अनुयायी था। कांची के पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव के थे। ओके, कांची के पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव के। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। सौर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लवों ने मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया? तो संस्कृत को। पल्लवों ने मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया? तो संस्कृत को। ओके, महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? तो रुद्राचार्य। महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? तो रुद्राचार्य। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मानेखेत। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मानेखेत। मानेखेत कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ओके, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा किस परास्त कर दी? तो दंती दुर्ग ने। ओके, राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक क्या था? एलोरा का गुफा मंदिर। राष्ट्रकूटों की धार्मिक संहिता का प्रतीक क्या था? तो एलोरा का गुफा मंदिर। एलोरा के कुल 34 गुफाओं का संबंध किन धर्म से था? तो हिंदू धर्म से। ओके, हिंदू और बौद्ध जैन तीनों से था। ओके, क्या बोलेंगे? हिंदू बौद्ध जैन। एलोरा के जो 34 गुफाओं का संबंध था वो हिंदू बौद्ध जैन से संबंध था। एलोरा के कुल 34 गुफाओं में अधिकांशतः संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू से है। ओके, अधिकांश सबसे ज़्यादा हिंदू से है। उसके बाद है एलोरा में स्थित राष्ट्रकूटकालीन मंदिर जो 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण है। ये दशावतार मंदिर है। ओके, एलोरा के दशावतार मंदिर तथा रावण का खाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दंती दुर्ग ने करवाया। राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जिसका शासनकाल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है तो गोविंद तृतीय था। ओके, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये करक द्वितीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? करक द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? करक द्वितीय। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किसने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को अपदस्थ कर कल्याण के चालुक्य वंश की स्थापना की? तैलप द्वितीय। ओके, तैलप द्वितीय। चालुक्य या कल्याणी वर्तमान में कहाँ स्थित है? बीदर में। बीदर कहाँ है? कर्नाटक में। कल्याणी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बीदर में। ओके, कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो विक्रमादित्य षष्ठ। ओके, कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादेव चरित्र विक्रमादित्य षष्ठ का जीवन चरित्र के रचयिता कौन है? तो बिलहन थे। ओके, बिलहन थे। अगला देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तंजौर वाला इम्पोर्टेंट है। देखिए, तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये नरकेसरी। ओके, नरकेसरी उपाधि धारण की। विजयालय का उत्तराधिकारी जो चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक था तो आदित्य प्रथम। ओके, अगला देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद है, राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? तो शिव का। राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? तो ये शिव का था। राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राजाधिराज प्रथम। राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राजाधिराज प्रथम। एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था तो राजाधिराज प्रथम। एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था राजाधिराज प्रथम। महान चोल मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह और पूछ रहा है यह किस शैली में निर्मित है? तो इसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? देखिए, महान चोल मंदिर तंजावुर में पड़ता है। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके, और यह द्रविड़ शैली में है और इसका निर्माण विजयालय शासक ने करवाया था। ओके, किस राजवंश ने शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली में अपने विकास के मतलब सबसे ऊपर था? तो ये चोल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विशाल शिखर। चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? विशाल शिखर। ओके, चोल कालीन मंदिर के शिखर किस आकार के होते थे? तो पिरामिड के आकार में। ओके, चोल कालीन मंदिरों के शिखर किस आकार में होते थे? पिरामिड। तंजौर के राजकेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? तो राजाराम प्रथम। तंजौर के राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजाराम प्रथम। किस मंदिर के विमान
को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? तो तंजौर का। ओके, तंजौर का। अगला प्रश्न देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग वही देखेंगे, ठीक है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, कावेरी नदी तट पर स्थित गैंगकोड के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। गंगेकोंडचोलपुरम। गंगेकोंडचोलपुरम बोलिएगा। चोलकालीन विश्व प्रसिद्ध कांसे की बनी नटराज की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? किस मंदिर में? तो चिदम्बरम मंदिर में, तमिलनाडु में पड़ता है, प्रांतक प्रथम ने करवाया था। ओके। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जिन राजपूत वंशों का उदय हुआ उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार था। ओके, कौन था? गुर्जर प्रतिहार था दोस्त। ओके, गुर्जर प्रतिहार बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान प्रतापी शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। ओके, मिहिर भोज था। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के समान में अधिवराह की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने। ओके, मिहिर भोज ने। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? तो ये वत्सराज था। ओके, कौन था? वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि पाल शासन काल में शासन के दो प्रधान केंद्र कौन थे? तो मुंगेर व पाटलिपुत्र। पाल शासन काल में शासन के दो प्रमुख केंद्र मुंगेर व पाटलिपुत्र। पाल नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध। पाल नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध। पाल वंश के किन शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की? तो धर्मपाल व देवपाल। पाल वंश के किन शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की? तो धर्मपाल व देवपाल ने। किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय माना जाता है? तो ये धर्मपाल को। ओके, धर्मपाल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि पाल शासक का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? तो धर्मपाल को। पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? धर्मपाल को। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो ये देवपाल को। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किन्हें माना जाता है? देवपाल को। किस पाल शासक ने वर्तमान भागलपुर के कहलगांव के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किस पाल शासक ने वर्तमान भागलपुर के कहलगांव के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ था? कनौज। त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ था? कनौज। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग के मेघवाहन व चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महामेघवाहन को। ओके, कलिंग के मेघवाहन व चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? महामेघवाहन वंश को। कलिंग के चेदी वंश का महान व एकमात्र उल्लेख शासन कौन था? खारवेल। कलिंग के चेदी वंश का महान व एकमात्र उल्लेख शासक कौन था? खारवेल। खारवेल के बारे में जानकारी एकमात्र स्रोत क्या है? हाथी गुफा शिलालेख। खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? हाथी गुफा शिलालेख। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। हिंदी भाषा का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई किस शासक का राजकवि था? तो पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्र बरदाई किस शासक का राजकवि था? तो पृथ्वीराज चौहान का। ओके, तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी कब तथा किसके साथ हुई थी? तो 1191 ईस्वी में। ओके, मोहम्मद गोरी ने किया था। ओके, किस युद्ध के बाद उत्तर भारत में पहली बार मुस्लिम राज स्थापित हुआ? तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध। ओके, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है कि 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ? तो मोहम्मद गोरी के। ओके, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक खजुराहो अभिलेख में जिसे गुरु प्रदेश के लिए झांझवत गुर्जरों के लिए अग्नि के समान कहा गया, यशोवर्मन कहा जाता है। चंदेल शासकों की सैनिक राजधानी कहाँ थी? कालिंजर में थी। चंदेल शासकों की सैनिक राजधानी कालिंजर में थी। ओके, आगे है कि खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा कराया गया? तो धंगदेव। ओके, धंगदेव। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजय सेन था। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजय सेन था। किस सेन शासक ने अपने नाम पर एक संवन चलाया? तो लक्ष्मण सेन। ओके, किस सेन शासक ने अपने नाम पर एक संवन चलाया? तो लक्ष्मण सेन। ओके, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक किसे माना जाता है? तो लक्ष्मण सेन को माना जाता है। ओके, किसे माना जाता है? लक्ष्मण सेन को। अगला है,
श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। आर्य सप्तशती की रचना किसने की? गोवर्धन ने किया है। आर्य सप्तशती की रचना किसने की है? गोवर्धन ने किया है। जयदेव, धोबी, गोवर्धन व हलायुध किस शासक के दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। जयदेव, धोबी, गोवर्धन और हलायुध ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। आब पर्वत जो राजस्थान पर है, दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया? विमल शाह ने बनवाया था। ओके, विमल शाह ने बनवाया था। अगला है, किस सोलंकी शासक ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियाँ स्थापित की थी? तो जयसिंह सिद्धराज। ओके, सोलंकी वंश का सबसे योग्य प्रतापी शासक कौन था? तो ये जय सिंह सिद्धराज। सोलंकी वंश का सबसे योग्य व प्रतापी शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कर्ण द्वितीय। गुजरात का अंतिम शासक कौन था? कर्ण द्वितीय। कश्मीर के लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। कश्मीर के लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। ओके, अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस शासक ने पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क के सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाया? तो नरसिंह प्रथम ने। उड़ीसा के किस शासक ने पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? तो नरसिंह प्रथम ने। होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो विष्णुवर्धन। ओके, होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक और पहला विष्णुवर्धन था। कौन होयसल शासक महान विद्या प्रेमी तथा काला संरक्षण था? तो नरसिंह द्वितीय। ओके, नरसिंह द्वितीय। किस होयसल शासक ने सर्वप्रथम होयसल राज्य की राजधानी द्वारा समुद्रम में स्थापित की थी? तो विष्णुवर्धन। ओके, विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? महाराणा प्रताप। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप किस ईस्वी में तथा कहाँ हुए युद्ध में पराजित हुए? 1576 हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हुए। ओके, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा मुगल सम्राट अकबर के किस सेनापति के बीच हुआ? तो मान सिंह के बीच हुआ था। मेवाड़ के सिसोदिया वंश किस राजा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ कृति का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा। ओके, मेवाड़ के सिसोदिया वंश किस राजा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभ। ओके, राणा कुंभ ने कराया। ओके, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का उपयोग किस भाषा में किया गया? यूनानी में। सबसे पहले इंडिया शब्द का उपयोग किस भाषा में किया गया? यूनानी में। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ काल में हुआ? गुप्त काल में। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ? गुप्त काल में। पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? द्रविड़ों को। पंचायती राज व्यवस्था को जन्मदाता किन्हें माना जाता है? द्रविड़ों को। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो ये नागार्जुन ने किया था। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। ओके, भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? महाभारत को उपख्यान से। भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो महाभारत के उपख्यान से। भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? गीता में। भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? गीता में। भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया है? वासुदेव। भागवत धर्म विष्णु को वासुदेव कहा गया है। ब्राह्मण धर्म के जटिल धर्म कांड यज्ञ व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म भागवत धर्म है। ओके, भागवत धर्म है। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किससे माना जाता है? श्रीमद् भागवत को। भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भागवत को। भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है? तो भक्ति भाव और समर्पण को। भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है? भक्ति भाव और समर्पण को। श्रीमद् भागवत के किस स्कंद का विशेष महत्व है जिसमें कृष्ण अवतार का वर्णन है? दशम को। ओके, भागवत धर्म का विकास कितना ईसा पूर्व माना गया है? 6ठी। वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? उपनिषदों से। ओके, उपनिषदों से हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? तो 24। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? 24। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र कौन था? मथुरा। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र कौन था? मथुरा। भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? शैव धर्म। ओके, भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? शैव। शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ मिला है? सिंधु घाटी में। शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ मिला है? सिंधु घाटी में। ओके, अगला प्रश्न है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? मत्स्य पुराण में। ओके, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन समुद्र है पाशुपत में। ओके, शैवों का सर्वाधिक
प्राचीन संप्रदाय है पशुपात में। पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुशील। ओके, पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुशील। लकुशील रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पंचाध्यायी। लकुशील रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पंचाध्यायी। लकुशील मंदिर कहाँ स्थित है? मेवाड़ में, राजस्थान में पड़ता है। लकुशील मेवाड़ में पड़ता है। विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो भागवत पुराण में। ओके, भागवत पुराण में मिलता है। अगला है वैदिक धर्म को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ। ओके, भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ क्या है? वेद है। भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास। वेद किसने लिखा? वेद व्यास। वेद शब्द का मतलब क्या होता है? पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान। ओके, पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद में कितने मंडलों को विभाजित किया गया है? 10। ओके, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है ऋग्वेद में ऋचाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 10,580। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? 9वें में है। ओके, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? 9वें में है। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? वरुण को। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? वरुण को। आर्यों द्वारा वेद को क्या कहा जाता है? तो अपौरुषेय कहा जाता है। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 1875। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1875। उसके बाद है सामवेद का अधिकांश मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद में। यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? यज्ञ विधि का। यजुर्वेद में यज्ञ विधि का। यजुर्वेद के दो मुख्य भाग कौन कौन है? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। ओके, शुक्ल और कृष्ण 2 यजुर्वेद के मुख्य भाग हैं। अथर्ववेद में क्रमशः कितने मंडल व सूत्र हैं? तो 20,730। ओके, अथर्ववेद में कितने ऋचाओं की कुल संख्या है? तो 5,987। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखित विषय क्या है? तो आयुर्विज्ञान। अथर्ववेद में आयुर्विज्ञान संबंधित है। उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? गद्य एवं पद में। उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? गद्य एवं पद में। ओके, अगला प्रश्न है उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मण विद्या और वेदांत। ओके, उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मण विद्या और वेदांत। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते के तो फ्रेंड, आज का हम वीडियो यहीं रहने देते हैं। कल फिर हम आगे का क्लास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 3 भाग बनाएंगे। वीडियो बहुत लंग हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में।